हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। त्रिवेंद्रम और गांधी धाम दो जगह का नाम है के बीच की दूरी कितना दिया है कि 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। देखिए, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी कितना है? 2268 किलोमीटर है। कुल समय कितना लग रहा है? 42 घंटा लग रहा है। हमसे स्पीड पूछा है। जब हमसे स्पीड पूछा है तो ध्यान से देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बट्टे टाइम होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है हमसे। तो डिस्टेंस कितना था? 2268 किलोमीटर था। टोटल टाइम 42 आवर था। अब 42 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कट रहा है? 54 मरतबे कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन हमसे आंसर पूछा किसमें है कि मीटर पर सेकंड में बताइए। तो जब भी हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, हम क्या करेंगे? ये पूरी संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 से ये कट जाएगा 3 मरतबे। 18 का 18, 18 36, 18 या 54। अब ये वाला 5 इससे जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। हालांकि ऑप्शंस जो है ए बी सी डी किसी में भी ये नहीं दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका रियल आंसर क्या होगा? 15 मीटर पर सेकेंड ही होगा। कोई छात्र ए पर है और वो बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है और ओ के बारे में कह रहा है कि जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। ओ क्या है? ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। और फिर वह ओ से ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ओ से बी पहुंचता है 50 मीटर दूरी तय करके। ए की बी से दूरी, कह रहा है कि ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। आइए प्रश्न को हम समझते हैं। कोई छात्र जो है जो ए पे है उसको जाना कहाँ? जाना है इसको बी पे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाता है। वो पहले कहाँ जाता है? ओ पे जाता है। ओ पे जाता है 120 मीटर। ओ कहाँ है? ए से नॉर्थ में है, उत्तर में है 120 मीटर दूरी पे, तो ओ पे आ गया। फिर वहां से वो क्या करता है ना, 50 मीटर किधर जाता है? पश्चिम जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या है? हो जाता है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये क्या हो जाता है? ईस्ट। तो 50 मीटर ये कहाँ गया? पश्चिम गया, वेस्ट गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, क्या है दूरी। और आपसे ये भी पूछ रहा है कि डायरेक्शन पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए देखिए सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम? पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। हमको क्या पता है? देखिए, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में। तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे? एच का वैल्यू क्या है? एच के जगह हम लिख दिए ए बी का स्क्वायर, और पी स्क्वायर के जगह हम लिख दिए ए ओ का स्क्वायर, और बी स्क्वायर के जगह हम लिख दिए ओ बी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे और हमको पता है कि ए ओ का वैल्यू कितना है? 120। तो यहाँ 120 का स्क्वायर लिख दिए। 50 तो 50, और बी ओ का वैल्यू है 50, तो 50 लिख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए। अब 140 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, 14,400 हो जाएगा, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16,900 हो जाएगा। अब हमको पता चल चुका है कि ए बी स्क्वायर बराबर कितना है? ए बी स्क्वायर बराबर 16,900 है। तो जब ये वाला स्क्वायर इधर आकर के रूट पे चढ़ेगा तो ये वाला इधर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ हट गया है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इधर आकर के रूट हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? इस 16,900 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 169 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब देखिए, 169 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 13 लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है? जब भी पेयर बनता है तो वो बाहर आ जाता है। 13 का पेयर बना तो वो बाहर आ जाएगा, तो 13 हो गया। 10 का पेयर बना तो वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 13 गुना 10 कितना हो गया? 130 मीटर।
अब हम देख रहे हैं कि 130 मीटर दो दो ऑप्शन में है, ए में भी है बी में भी है, लेकिन अब डायरेक्शन हमसे पूछा है तो डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। क्या पूछा है? बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष हमसे पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, इसके सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, देखिए तो इधर होगी और इधर होगी, तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ हो गया, यानी कि दक्षिण पूर्व। ऑप्शन बी जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यही इसका आंसर हो। ऑप्शन ए में भी 130 मीटर है और ऑप्शन बी में भी 130 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दक्षिण पूर्व होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसा दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं, तो डी इसका क्या हो जाएगा? स्लॉथ का विशेषता है कि वो भालू जैसा दिखता है और वो क्या करता है? दिन के लगभग 17 घंटा क्या करता है ना, वो पेड़ की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मतलब डालते हैं, तो मलाई उस पर ही रह जाती है। बिल्कुल सही बात है, आप भी देखे होंगे कि मम्मी दूध डालती है तो कपड़े पे क्या होता है? मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है, पृथक्करण मतलब क्या होता है? अलग होने की यह प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं? निस्यंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्यंदन। ऑप्शन ए। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। देखिए 110 मीटर दूरी को क्या दर्शा रहा है? 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना लिया गया है 110 मीटर, बस सिंपल सी बात। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे में जमाली दरवाजे की दूरी, इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी कितना है? 10.7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। पता नहीं ये सवाल में क्या है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा बात। ये देखिए दिया क्या है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 110 मीटर के बराबर है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 10.7 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है 110 मीटर, लिख लिए। हमसे पूछा था कि 10.7 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 10 पॉइंट क्या किए हम, ये 1 सेंटीमीटर पे क्या किए? 10.7 से गुना कर दिए, तो हुआ क्या? ये वाला संख्या क्या बन गया? 10.7 सेंटीमीटर बन गया, जो कि हमें जिसका वैल्यू हमको निकालना था। तो बराबर बीच में है, ये देखिए बराबर बीच में है यहाँ। तो जब लेफ्ट साइड में हम 10.7 से मल्टीप्लाई किए, तो लगे हाथ हम राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिए 10.7 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला पॉइंट जब उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और ये 10 का ये जीरो से ये जीरो खत्म। 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 107 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1177 मीटर आ जाएगा। लेकिन जब आप आंसर चेक करोगे तो ये मीटर में नहीं है, ये किस में है आंसर? किलोमीटर में है। तो हमारा आंसर क्या आया था? 1177 मीटर आया था, तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर दिए ताकि वो क्या हो जाए? किलोमीटर में आ जाए। तो क्या हो जाएगा? 3 गो जीरो नीचे है, तो 3 गो डिजिट के बाद लड्डू बैठा देंगे, 1 2 3 के बाद लड्डू बैठा देंगे, तो क्या आंसर हो गया? 1.177 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी 1.177 किलोमीटर। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा राज्य है? 3 राज्य ऐसा कौन सा है जो कि बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है? आपसे ये पूछ देगा कि अरब सागर की खाड़ी से जुड़ा हुआ, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ, तो ऑप्शंस को देखिए, इसको हम नक्शा से करते हैं। जब आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो उसमें कि क्या है? उसमें केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। सी को देखिए, सी को जब आप देखेंगे तो ओडिशा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। देखते हैं बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। ओडिशा, ओडिशा कहाँ है? यहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, ये भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन सी तमिलनाडु, ये भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन सी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि ये क्या हो गया? ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ राज्य है।
67 को करने से पहले हम 68 कर लेते हैं। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो हम सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर है। लेकिन ऑप्शन में कहीं देले नहीं है। देखिए तो 8848 के आसपास कुछ दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि 8850 दिया हुआ है, यानी कि 2 मीटर ज़्यादा दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो सकता था कि 1 मीटर कम भी दे दे, लेकिन कि कम नहीं देगा क्योंकि घट नहीं सकता, हाइट तो बढ़ ही रहा है प्रतिदिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। और अभी देखते हैं हम किसको, हम देखते हैं 67 को। 67 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, एमपी में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। इसको हम नक्शा से करते हैं। आप कहाँ खड़ा हो जाइए, एमपी में। वही ने बोला खड़ा होने के लिए, क्या है कि आप एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में। आप यहाँ खड़े होकर के आप देख रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा घना है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा घना किधर है। देखिए, ये देखिए नॉर्थ हो गया और इधर क्या हो गया, ईस्ट। ये वाला जो जोन है ना, पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगली एरिया है, पूरा जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पे कौन आ जाता है, 7 सिस्टर्स वगैरह आ जाता है। मैं गया था इधर तो बहुत ही ज़्यादा देखा कि जंगल वगैरह, आदिवासी लोग रह रहे थे। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, इधर हो गया नॉर्थ और इधर ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब देखेंगे तो क्या है, उत्तर पूर्व, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी उत्तर पूर्व। इस इधर क्या है, बहुत ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। टूटता तारा होता है कोई। देखिए टूटता तारा क्या है ना, एक उल्का है। क्या है, टूटता तारा क्या है, एक उल्का है। और 70 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बार बार कंफ्यूज करेगा आपको। ओक का जो पेड़ है और खिजड़ी वृक्ष के बीच में आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। खिजड़ी वृक्ष के बारे में हम बताते हैं आपको। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ओक कहाँ पाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखें। इसे उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती या कम होती, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, जब रेगिस्तान में रहेगा तो इसको जल की आवश्यकता उतना होगी ही नहीं, क्योंकि जल वहाँ पे होगा ही नहीं, तब तो वहाँ वो उग पा रहा है। राजस्थान में क्या कहते हैं, रेगिस्तान में जल तो है नहीं, कम है, फिर भी वहाँ ये उग रहा है। इसका मतलब इसकी आवश्यकता क्या है, जल की कम है या नहीं होती है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है, सी में आ जाइए। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका कोई उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता नहीं। ये ओक की विशेषता बतला रहा है। ओक क्या होता है ना, ओक का ये विशेषता है कि वो अपने तने में जल संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सही बात हो गया। ये किसके बारे में हो गया, खिजड़ी वृक्ष के बारे में। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, गलत। ये फिर कंफ्यूज करा है क्योंकि ये ओक का विशेषता बतला रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। कौन सा ऑप्शन में ए, बी, डी है। ऑप्शन ए को जब आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, ए, बी, डी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कैसी होती है, कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है। ये राजस्थान से आया हो सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ का जो है ना, छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है। और मिट्टी के घर होते हैं, तो 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। कोई छात्र है जो सभा पे अपना परिचय दे रहा है। क्या कह रहा है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है। देखिए जम्मू कश्मीर में लोग सरसों के तेल पे पका करके मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन देखिए, ऑप्शन सी को जब आप देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ तक कि 3 महीनों की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम
होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि 3 महीने का जब हाथी का बच्चा हो जाता है तो उसका वजन लगभग कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। यही इसका राइट आंसर हो गया। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, मतलब उसका रीयूज कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए लोहे की कीलें बिल्कुल कर सकते हैं, कांच की बोतल बिल्कुल कर सकते हैं, ना देखते हैं कबाड़ी वाला सब आता है, वही इसलिए तो आता है क्योंकि उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। स्टील भाग, स्टील मग बिल्कुल कर सकते हैं, गत्ते का डिब्बा बिल्कुल कर सकते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं गत्ते हमसे खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं, कांच खरीदते हैं, लोहे के कीले लोहे के सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। 75 में है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। छोले भटूरे, छोले भटूरे कहाँ के लोग खाते हैं, देखिए छोले भटूरे कहाँ के हो जाएंगे, पंजाब के हो जाएंगे। ठीक है। नारियल डली करी के साथ उबला टेपी, यहाँ पे देखिए टेपी ओका, ये किसका चला जाएगा, ये केरल का चला जाएगा दोस्त। टेपी ओका किसका चला जाएगा, केरल का। और सरसों के तेल में बनी और पकी मछली, ये जम्मू कश्मीर, अभी बताए थे ना, कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाते हैं, जम्मू कश्मीर का। नारियल के तेल में बनी पकी मछली, ये गोवा, यहाँ कहाँ का लोग खाते हैं, तो गोवा। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए का 5 और ए का क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5, और बी का क्या हो रहा है, बी का हो रहा है 2, और सी का क्या हो रहा है 4, और डी का क्या हो रहा है, डी का हो रहा है 1। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी देखेंगे तो डी में क्या है ना, डी इज राइट आंसर। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। कौन सा कार्य रचनात्मक हो सकता है, देखिए डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, बिल्कुल ये रचनात्मक हो सकता है कि डूबने और तैरने की प्रक्रिया जो होती है उसका अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, बी इज राइट। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए, दोनों को, कला और कौशल को एक करना चाहिए, समावेशी बनाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो प्रोत्साहित करता है किसको, सृजनात्मकता को। बिल्कुल बात है, हमें सृजनात्मक बनाता है। सपाठी सपाठी सीखने को बिल्कुल हम सपाठी से सीख पाते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, समावेशन भी होता है। ऑप्शन सी, कक्षा में अनुशासन को ना, ये फालतू का बात हो गया। तो ए बी डी किस में हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन डी में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय, ठीक है, शेल्टर के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। शेल्टर के बारे में एक थीम है ना, परिवार फैमिली जिस तरह से एक थीम है उसी तरह से आश्रय भी क्या हो गया, फूड शेल्टर एक थीम हो गया। तो आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, तो कौन सी हो जाएगा, सी को देखिए। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत, जैसे कि अलग अलग जगह जहाँ पे मकान का निर्माण हो रहा है वहाँ पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। विद्यार्थियों को क्या कहेंगे, वहाँ पे तुमने क्या सीखा, नहीं सीखा, क्या देखा, उसका अनुभव को क्या करना, हमें सुनाओ। इससे क्या हो जाएगा कि उसको आश्रय जो थीम है उसका उसको बोध होगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। पर्यावरण जो सब्जेक्ट है, पर्यावरण अध्ययन, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए इस विषय में किसका किसका एकीकरण है, देखिए विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है, और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का है। तो ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है, देखिए पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। जैसे कि क्या होता है, लैंगिक लिंग के आधार में भेदभाव करते हैं कि वो लड़का है ये लड़की है, ये सब चीज़ों को हम पर्यावरण अध्ययन में हम समझ सकते हैं, इन कुरीतियों को हम दूर कर सकते हैं, हम इनके प्रति संवेदनशील बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। ठीक है, इस प्रक्रिया की अभिकल्पना की गई है
क्यों की गई है इसकी अभिकल्पना? अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। अगर वो जाएगा अपने परिवार से परामर्श लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको अनुभव होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके परिवार उसको बताएंगे, उसको क्या होगा, अनुभव होगा। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए ऑप्शन ए इज राइट। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी युक्ति? इसको क्या करेंगे, मान लीजिए जिसका दृष्टि बाधित है तो वो क्या कर सकता है, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग कर सकता है। लुईस ब्रेल ने क्या दिए थे, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, क्योंकि जो अंधे लोग हैं, मतलब जो दिव्यांग में जो देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, स्पर्श करके चीजों का क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वो उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वो क्या है, शिक्षण अधिगम के दौरान। जब उसके दौरान उसका आकलन करेंगे तो क्या होगा, हम उसको सुधार भी सकते हैं दोस्त। तो ऑप्शन डी इज राइट। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेश देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? आप किसका चुनाव करेंगे? जांच सूची का, ऑप्शन सी। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि सीखने का आकलन यानी कि लास्ट में जो करते हैं, जो हम सीखें उसका आकलन, शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। उपलब्धि कितना हुआ नहीं हुआ इसको हम लास्ट में कर सकते हैं, और लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि हमने क्या क्या सीखा है, लास्ट में हम सबका आकलन कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? पहला देखिए, आरंभिक स्तर होगा, बिल्कुल सही बात है, और बुनियादी स्तर होगा। तो ए और सी कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी में ए और सी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्र पूछा हमसे कि प्रक्रिया कौशल नहीं है, क्या मानचित्रण करना ये एक प्रक्रिया कौशल है, ये प्रक्रिया कौशल है। ऑप्शन ए प्रक्रिया कौशल है। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना ये भी एक प्रक्रिया कौशल है। और हमसे क्या पूछा है कि प्रक्रिया कौशल नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा? सी ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि परिकल्पना की जांच करना क्या है, एक प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो हमसे नहीं पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। डी क्या कहा है, तथ्यों का अनुस्मरण करना, बिल्कुल ये क्या एक प्रक्रिया कौशल है। तो ऑप्शन सी इज राइट। थीम परिवार तथा मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स में से कौन सा उपथीम है? उपथीम क्या हो जाएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स का उपथीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्य और खेल इसका उपथीम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है, मतलब ब्रॉड प्रश्न, अभिसारी नहीं, नेरो नहीं, अपसारी, जिससे दिमाग खुले, सृजनात्मकता बढ़े, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। ऑप्शन बी देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। जैसे बच्चों से ये सवाल हम पूछेंगे, उसके अंदर में क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, क्योंकि वो सोचना शुरू करेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र मतलब होलिस्टिक पूरा, तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा, युक्तियों द्वारा। ऑप्शन सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, क्या APNA अपना कल, हिंदी में लिखिएगा क और ल, इसका पीडीएफ आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 80 84 54 80 60। शिक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या आप मेरे से शेयर कर सकते हो, और डीएलएड और सीटेट में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।